कुछ लोग होते हैं जो कि कंट्रोवर्सी ढूंढते हैं और कुछ लोग होते हैं जिनके पीछे पीछे कंट्रोवर्सी आती है। पहले बार किसी ने मुझे समझा, मैं सिंपल ह्यूमन स्टोरी था, पता नहीं वो कब कंट्रोवर्शियल हो गया। मुझे ये लगता है केरला स्टोरी बहुत ही एक एंटरटेनिंग फिल्म था। मतलब मैं आपके साथ लड़ पड़ूंगा अगर आप बोलेंगे कि आप बताइए, कोई गाने से अगर 110 मिलियन मीम बन सकता है, रील बन सकता है, वो एंटरटेनिंग क्यों नहीं है? मैं बचपन से हमें जो एंटरटेनमेंट की डेफिनेशन सिखाया गया ना, वो गलत सिखाया गया। राज कपूर साहब ने भी बोला था कि लोग सपना देखना पसंद करते हैं तो हम सपना बेचते हैं। द सेपरेशन एक 2 करोड़ रुपया में बना हुआ एक फैमिली ड्रामा है और बहुत ही ट्रेजिक ड्रामा है कि इंडियन सिनेमा का हिस्ट्री में पहले बार ऐसा हुआ कि एक फिल्म को 300 करोड़ रुपया कमाया भी और उसको 2 नेशनल अवार्ड भी मिला। फिल्म देखा नहीं लोगों ने और अपने बोल दिया कि प्रोपेगेंडा है। एज अ वुमेन माई सेल्फ रेस्पेक्ट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। इस चीज का डर नहीं सताता कि यार एक फिल्म मैंने बनाई उस पर इतना बैकलैश मिला, इतने सारे कोर्ट केसेस आ गए, फिर मैंने दूसरी एक फिल्म बनाई उस पर भी इतना हंगामा हो गया। ओटीटी मिला के कम से कम 20 करोड़ लोग इस फिल्म को देखा है। अभी आपने एक लाइन बोली कि मैं अभी चरक पे ध्यान दे रहा हूँ और उसके साथ साथ 2-3 और कहानियां मुझे सुनानी है। मुझे तो लगता है कि ये भी दिल दहलाने वाली होगा। सर, कुछ लोग होते हैं जो कि कंट्रोवर्सी ढूंढते हैं और कुछ लोग होते हैं जिनके पीछे पीछे कंट्रोवर्सी आती है, और वी नो कि आप उन्हीं में से एक हैं जो खुद कंट्रोवर्सी से थोड़ा दूर रहना चाहते हैं, लेकिन कंट्रोवर्सी उछल के आपकी लाइफ में आती है। इफ आई एम रॉन्ग, ये आपने पहले बार किसी ने मुझे समझा। मैं तो बड़ी सिंपल सा कहानी बोलना चाहता हूँ। आप लास्ट 3 फिल्म को जिसको लेके सबसे ज्यादा बहस हुई, सब में बहुत ही सिंपल ह्यूमन स्टोरी था, पता नहीं वो कब कंट्रोवर्शियल हो गया। अच्छा, केरला स्टोरी मैं अभी ऑडियंस को बता देती हूँ, अगर अभी तक आपने ये समझे हैं तो ये हैं वो जिन्होंने केरला स्टोरी जैसी एक बहुत ही शानदार फिल्म हमें दी, जिसके बाद बहुत सारे बदलाव हुए, बहुत सारे लोगों की आंखें भी खुली। ऑल्दो एक फिल्म जो होती है वो एंटरटेनमेंट पर्पसेस के लिए आती है, लेकिन आई थिंक कुछ फिल्म्स ऐसी होती हैं जो अवेयरनेस के लिए भी आती हैं। नहीं, मैं यहाँ पे मेरे साथ आपका डिसएग्रीमेंट है, क्योंकि मुझे ये लगता है केरला स्टोरी बहुत ही एक एंटरटेनिंग फिल्म था। बिल्कुल मैसेज देने के कोई मेरा इरादा नहीं था, मुझे कुछ लोगों की कहानी बताना था। और मुझे आज भी, मतलब मैं आपके साथ लड़ पड़ूंगा अगर आप बोलेंगे कि मैसेज वाली फिल्म एंटरटेनिंग नहीं हो सकता। हाँ, बिल्कुल हो सकती तो है, एंड डेफिनेटली आपको मैं बताऊं, केरला स्टोरी में एक गाना था, पागल परिंदे। आपको सुन के हैरान होंगे, उस पागल परिंदे से रील बना 110 मिलियन। वाओ। हाँ, आप बताइए, कोई गाने से अगर 110 मिलियन मीम बन सकता है, रील बन सकता है, वो एंटरटेनिंग क्यों नहीं है? मैं आपको डेफिनेटली द फिल्म वाज वेरी एंटरटेनिंग। मैं तो आपसे वही जब चाहिए अभी ना, बात एंटरटेनिंग में आपको रुलाना होता है। मैंने खूब रुलाया। जी, खूब, यही हम अभी पीछे बात कर रहे थे। टेंस करना होता है तो टेंस भी करवाए। जी, एक्चुअली क्या है, ऑन अ सीरियस नोट, आई हैव अ फीलिंग कि बचपन से हमें जो एंटरटेनमेंट की डेफिनेशन सिखाया गया ना, वो गलत सिखाया गया। जी, वो ब्रिटिशर्स ने और उसके बाद हॉलीवुड की स्टूडियोज ने बड़ी तरीके से आपकी हमारी माइंड को मैनिपुलेट किया है जी, और आपको ये सिखाया। और दुख की बात क्या है कि राज कपूर साहब ने भी बोला था कि लोग सपना देखना पसंद करते हैं तो हम सपना बेचते हैं। ये बहुत ही डेरोगेटरी लगता है। मुझे लगता है कि दर्शकों को, मेरी ऑडियंस को मैं बहुत ही अंडरमाइन कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये सिनेमा की रियलिटी के साथ मेरी कोई कनेक्शन नहीं है। हम तो उसको खरीद लेंगे। ये मुझे लगता है आपकी दर्शकों को बहुत ज़्यादा आप अंडरमाइन कर रहे हैं। मुझे ये लगता है दुनिया की आज के तारीख में सबसे सक्सेसफुल आर्ट वो सबसे ज़्यादा बिका है। अगर एंटरटेनमेंट की डेरिवेटिव बिकना है, सबसे ज़्यादा बिका है। आप पिकासो का पेंटिंग उठा लीजिए, वैन गॉग का पेंटिंग उठा लीजिए, या हॉलीवुड से कोई भी फिल्म उठा लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, 2 साल पहले ईरान से एक फिल्म बना था, ईरान में, जिसका नाम है द सेपरेशन। द सेपरेशन एक 2 करोड़ रुपया में बना हुआ एक फैमिली ड्रामा है
और बहुत ही ट्रेजिक ड्रामा है। वो फिल्म आज 3,500 करोड़ का प्रॉपर्टी है फॉक्स के पास। जी। तो आप बताइए, दुनिया भर में एक तो एग्जाम्पल मैंने सेपरेशन का दिया, मैंने आपसे एक सांस में मैं 10 एग्जाम्पल दे सकता हूं जहां पे सक्सेसफुल फिल्म सबसे ज्यादा बिजनेस की है और इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड हुआ है, फेस्टिवल्स में बड़े बड़े अवार्ड मिला है। जैसे कि सेपरेशन, उसको बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म ऑस्कर मिला, कान फिल्म फेस्टिवल में अवार्ड भी मिला। इस श्रृंखला में मुझे ये लगता है कि मेरे एक सेटिस्फेक्शन ये है कि इंडियन सिनेमा का हिस्ट्री में पहले बार ऐसा हुआ कि एक फिल्म को 300 करोड़ रुपया कमाया भी और उसको 2 नेशनल अवार्ड भी मिला, जो केरला स्टोरी के साथ हुआ। इससे पहले आइदर 300 करोड़ कमाया या नेशनल अवार्ड मिला, दोनों एक साथ नहीं होता है। तो मुझे ये लगता है कि अब टाइम आया है अंडर मेनी सर्कमस्टांसेस कि एंटरटेनमेंट की डेफिनेशन बदल लेना चाहिए। ये जो आप लोगों की आपको मुझे मतलब इमोशनली ब्लैकमेल करके आपकी रियलिटी से, मेरी रियलिटी से हमें दूर रखने का, क्योंकि आप रियलिटी से रूबरू हो जाएंगे ना तो आप तो डिमांड करने लगेंगे, आप तो अपना मांग रखने लगेंगे। तो ये एक रूलिंग क्लास का एक स्ट्रेटेजी होता है कि आपको बिजी रखो और कहीं, सो दैट रियल इशू में आप लोग ज़्यादा ध्यान ना दो। तो एंटरटेनमेंट को ऐसे एक एलियनेटेड एक एस्पेक्ट करके रख दिया गया। लेकिन एंटरटेनमेंट की सबसे अच्छे परिभाषा तब निकल सकता है जब वो रियल लाइफ से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। क्योंकि आपका आंसू रियल है, आपका स्माइल्स रियल है, आप अपनों को जब हग करेंगे वो रियल है, आप किसी को प्यार करेंगे वो रियल है। तो एक अनरियल स्टोरी के साथ कैसे इस रियलिटी को आप मैचअप करेंगे? तो प्रॉब्लम ये हो गया, बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी आप और हम भूल गए हमारी ओरिजिनल इमोशन को। हम एक मेकशिफ्ट अरेंजमेंट को रियल समझने लगे। तो केरला स्टोरी की सक्सेस, मुझे लगता है कि लोग उस जगह को, उस जो एक डिफाइंड लाइन बना गया था, उसको तोड़ दिए हैं। वो केरला स्टोरी एंटरटेन भी किया है, मैसेज भी पहुंचाया है और लोगों को कॉन्शियस भी किया है। लेकिन सवाल बहुत ज्यादा खड़े हुए थे कि ये तो प्रोपेगेंडा फिल्म है, ये बनाई गई है हेट्रेड के लिए। बात ये है कि ये बातें फिल्म रिलीज होने से पहले ज्यादा सुना मैंने। जब रिलीज होने के बाद लोग जब देखने लगे तो लोग, ये हमारी क्रिटिसिज्म कम होने लगा। क्योंकि प्रोपेगेंडा, जैसे जिस दिन हमारी ट्रेलर रिलीज हुई उसकी 3 दिन में 22 कोर्ट केसेस हमारे खिलाफ फाइल हो गया था। अरे बाबा, और 2 मतलब तमिलनाडु और बंगाल में बैन कर दिया। अब सोचो कि फिल्म देखा नहीं लोगों ने और अपने बोल दिया कि प्रोपेगेंडा है। इसका मतलब क्या है कि आप किसी ना तो किसी तरीके से इस फिल्म को रोकना चाहते हो। जी, पहले देख तो लीजिए फिर डिसाइड। फिल्म देखने के बाद अगर आपको फिल्म अच्छा ना लगे, आप भर के गाली दो। आप गाली दो, मैं आपके सामने सिर झुका के सुन लूंगा। लेकिन आप फिल्म नहीं देखोगे लेकिन उसके बारे में कमेंट करोगे, तो ये हिपोक्रेसी हुआ ना। तो प्रॉब्लम क्या है कि ये केरला स्टोरी या बस्तर जैसे फिल्मों में ना वो सच्चाई है जो सच्चाई कुछ लोगों के लिए अनकंफर्टेबल है। बिल्कुल। तो अनकंफर्टेबल ये टीवी में नहीं होता है। टीवी में जब आप कोई कॉन्डोम की या सैनिटरी नैपकिन की ऐड होता है ना, घर में पूरे फैमिली बैठ के देखते हैं तो बड़ों ने जल्दी जल्दी में रिमोट बदल देते हैं। बच्चे इधर उधर देखते हैं। बच्चे इधर उधर देखते हैं। इसमें क्या है कि आप नहीं चाहते हो कि जिंदगी की सच्चाई को अपने बच्चों के पास ना पहुंचे, क्योंकि बच्चे सवाल कर लेगा तो मैं तो जवाब नहीं दे पाऊंगा। तो इट्स अ कॉमन प्रैक्टिस ऑफ एन एस्टेब्लिशमेंट। आप सच्चाई से जितना दूर रखोगे आपको, आप उतना कम क्वेश्चन करोगे। आप उतना कम क्वेश्चन करोगे तो आप मैं कंफर्टेबल जिंदगी जी पाऊंगा। मैं अगर आपको बुनियादी सवाल कर लिया, आप तो आंख छुपा के भागते फिरोगे। तो ये मैं पैटर्न मुझे समझ में आता है, क्योंकि किसी को अगर डिस्क्रेडिट कर दिए ना तो मामला ही खत्म। सुदीप्तो ने 32,000 नंबर बोला था। वो अगर 31,740 होता है या 29,990 होता है तो सुदीप तो डिस्क्रेडिट हो गया।
तो बात ये है कि अगर जिस दिन हमारी लोग पॉलिटिशियन ये समझेंगे कि नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है, एक लड़की के साथ भी अगर ऐसा कुछ होता है तो पूरे नेशन की सर झुक जाना चाहिए। डेफिनेटली। वो मुद्दे को अवॉइड करने के लिए सुदीप्त को डिस्क्रेडिट करो, उसको प्रोपागेंडा नाम दे दो, क्योंकि मेरी नैरेटिव और आपकी नैरेटिव मैच नहीं कर रहा। ऐसा तो नहीं हो सकता। सर अभी आपने ना बहुत ही एक अच्छी लाइन बोली जिस पर हम दोनों ही रिलेट करते हैं, मी बीइंग एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट और आप बीइंग फ्रॉम द सेम इंडस्ट्री, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, कि पहले थिएटर में जाकर फिल्म देख तो लो, उसके बाद क्रिटिसाइज कर लेना, बिना फिल्म देखे उस पर सवाल उठा देना, 4 कमेंट्स लिख देना, उसको बैकलैश दे देना, और वो भी इतना कि कोर्ट केसेस तक पहुंच गया। एक बार देख लो, फिर जाकर ग्राउंड रियलिटी पता चल जाएगी, और उसके बाद आई थिंक बहुत कम लोगों में इतना कॉन्फिडेंस होता है, जो चीज़ आपने बोली कि उसके बाद तुम मेरे को जो बोलोगे मैं वो सुनूंगा। बिल्कुल बिल्कुल सुनूंगा। आप सोचिए, फिल्म रिलीज रोकने के लिए मेरा कितनी कितनी डेस्परेशन था। मेरी फिल्म को बंद करने के लिए, फिल्म को बैन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में इंडिया का टॉप 7-8 लॉयर पहुंच गए थे। मतलब उनमें से किसी ने फिल्म नहीं देखा था। जज ने, जस्टिस चंद्रचूड़ जो चीफ जस्टिस थे, उन्होंने नहीं देखा था। वो लोग इसकी डिसाइड कर रहा है जिन्होंने फिल्म देखा ही नहीं। व्हाट द नॉनसेंस। ठीक है सर, कोई बात नहीं, अभी हम केरला स्टोरी के एक टॉपिक पे बाद में आएंगे। उससे पहले हम सबसे पहले चरक की बात कर ले, बिकॉज ये आपका रीसेंट प्रोजेक्ट है एंड आई ऑलरेडी मेंशन के कंट्रोवर्सी से आप दूर तो रह ही नहीं सकते। ठीक है, तो ये जो फिल्म है, जितना अभी तक मुझे समझ आ रहा है, आई कैन क्लियरली सी कि बहुत ही डार्क कॉन्सेप्ट पे फिल्म बेस्ड है, एक ऐसी रियलिटी पे बेस्ड है जिसमें आज भी लोग जी रहे हैं, सुपरस्टिशन, और प्लस अस बीइंग फ्रॉम इंडिया या फिर रूट से इतना ज़्यादा कनेक्टेड होना, हम लोगों के बीच में ना बहुत सारे सवाल होते हैं, बहुत डर होते हैं। मम्मी पापा कहते हैं कोई चीज़ हम बोल रहे हैं ना तो मान लिया करो, कुछ तो रीज़न होगा ना उसके पीछे। अगर तुम एक शमशान घाट के सामने से जा रहे हो तो अपने बाल बांध के जाओ, ठीक है, अगर कुछ ऐसी चीज़ सेंस हो सो डू नॉट टर्न बैक। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है कि अगर रोड पे कुछ खाने का पड़ा हुआ दिख जाए तो उसके ऊपर से गाड़ी मत चढ़ाओ। ये सारी वो चीज़ें हैं जो हम बचपन से सुनते हुए आए हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगी, एक ऐसा मुद्दा फिर से अपनी लाइफ को थोड़ा उथल पुथल करने वाला क्यों चूज़ किया? बात यह है कि मुझे ये लगता है कि हमारी ज़िंदगी से ना लॉजिक या साइंस टेक्नोलॉजी काफ़ी दूर जाने लगा है। लॉजिक लेफ्ट द चैट। हाँ, मतलब ऐसा ही लगता है कि मान लीजिए, जैसे आपने बोला कि आपकी घर से निकलेंगे तो अपने माँ बोलेंगे रात को बाल खोल के मत निकलना, हाँ, या बिल्ली सामने से रास्ता काट गए तो आप रुक जाएंगे, 10 गाड़ी रुक जाएंगे। जाएंगी पीछे। ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये आप मानो ना मानो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन यही विश्वास अगर आपको एक बच्चे की गला काटने में मजबूर कर दे तब तो सवाल होगा जी। वो सवाल, मैंने वही सवाल किया। अब क्या है कि वही सवाल जहां से शुरुआत होता है वो माइंडसेट है हमारी माँ बाप की माइंडसेट। पीछे से बुलाएंगे तो दिन खराब जाएगा, या आसमान में एक तारा देखोगे तो दूसरा तारा ढूंढो, ताकि एक तारा देखने से आपका वो किस्मत खराब होता है। ये जो हजारों चीज़ें हैं ना, ये अपरेंटली इनसिग्निफिकेंट है, वो मानो ना मानो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। फर्क कब पड़ता है? जब वो माइंडसेट आप एक इंसान की बलि देने तक की जा पहुंचता है, तब आपको सीरियसली एज अ नेशन, एज अ सोसाइटी क्वेश्चन करने की बात है। और वही कहाँ से शुरू होता है? वो हमारी घर से शुरू होता है। मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं। मैं बंगाली हूँ, तो बंगाली लड़कियों की शादी में ना, जब लड़की शादी करके अपने ससुराल पहुंचता है तो उसको एक लोहे का कंगन पहनाया जाता है, एक लोहे का जंजीर। इसका सिग्निफिकेंस है कि एक लड़की उसको जंजीर से बांध दिया। तो आज के तारीख में जंजीर का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा चुभता है, तो उसको सोने से ढक देते हैं। तो बंगाली लैंग्वेज में सोना बाधानो बोलते हैं। मतलब आप लोहा ही पहन रहे हो ताकि आपको वो ईगो टच ना करे, तो उसको सोने से लगा हुआ है। तो लड़कियां पहन लेते हैं। ससुराल में पहले दिन जा रहा है, कितने बड़े सपने होते हैं, कितने आशाएं होते हैं, फ्यूचर, जिंदगी,
इतने सारे सवाल में एक कंगन पहना से क्या फर्क पड़ता है। तो मेरी दीदी की शादी हुई और दीदी ससुराल पहुंचे और पूरे मोहल्ले आ गए थे। छोटे शहर में जो होता है, जब घर में नया बहू आता है तो भर जाते हैं लोग। तो मेरी दीदी की सास आके वो बैंगल पहनाने लगे, तो दीदी ने बोला मैं नहीं पहनूंगी इसको। हाँ। तो मतलब प्रलय हो गया, पूरे Rebellious. ब्लास्फेमी हो गया। तो बात ही है, उसके बाद कुछ दिन चला, दीदी से कोई बात नहीं कर रहा है ससुराल वाले ने, उनको इंसल्ट हुआ पड़ोसियों में। थोड़े दिन बाद जो उसकी नतीजा निकला, मेरी दीदी उस फैमिली की स्टार अट्रैक्शन बन गए। बच्चे से लेकर बड़ों तक कुछ भी होगा तो दीदी से आगे पूछते हैं। और उस मोहल्ले में वो प्रथा ही निकल गया। कोई वो नया बहू को वो लोहे का बैंगल पहनाना बंद कर दिए। तो बात यह है, शी कुड हैव इजीली अवॉइडेड कि बहू नया आए हैं, खुशी का माहौल है, मैं क्यों करूंगा। लेकिन उसके लिए वो इम्पोर्टेंट था कि एज अ वुमेन माई सेल्फ रेस्पेक्ट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। बाहर में जाए शादी या इसकी खुशी, सबसे पहले मैं हूं, उसके बाद बाकी कुछ आता है। ये जो माइंडसेट है, ये आप कहाँ तक स्ट्रेच करेंगे, वो एक बहुत ब्लर्ड एरिया है हमारी सोसाइटी की। तो मैंने उसको क्वेश्चन की, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि आज इंडिया में एआई की दुनिया की सबसे बड़े कॉन्फ्रेंस अभी दिल्ली में हुई ना, उसी शहर में अगर उससे 150 किलोमीटर दूर एक जगह पे स्कूल का रिजल्ट खराब हो रहा है, इसलिए एक बच्चे को बोली दिया जाता है, तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप किसकी तरफ हो, आप एआई की तरफ हो या उसकी तरफ हो। तो मेरी फिल्म इसको सवाल करता है। तो सेंसर बोर्ड को लगा था कि मैं हमारी देश की परंपरा, साधु संतों की दुनिया को क्वेश्चन कर रहा हूँ, तो सेंसर देने में ही मना कर दिया था। फिर समझाया, कुछ और अच्छे लोग आए जिनकी आज के तारीख में जिनकी आप रेस्पेक्ट कर सकते हैं उनकी सोच की, सबको लगा कि हाँ ऐसा फिल्म और बनना चाहिए, तो मुझे सेंसर सर्टिफिकेट मिला। तो मैं कहने का मतलब ये है कि इसमें एक लाइन है, मानो तो चमत्कार, नहीं मानो तो संस्कार। तो ये जो चमत्कार और साइंस, टेक्नोलॉजी और मैजिक, इनके बीच में जो जोन है ना, वो ब्लर है। वो आपकी एजुकेशन डिसाइड करेगा कि आप किसकी तरफ होंगे। और फिल्म की मैसेज भी वही है कि ऐसा तो नहीं हो सकता ये हाथ साइड बाय साइड चले। सर बट जैसे फिल्म का कोई आइडिया आता है तो हम अपने आसपास की ही चीजें देखते हैं, उन्हें ही देख के हमें लगता है कि यार ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर शायद मुझे फिल्म बनानी चाहिए, और डेफिनेटली बनानी चाहिए, क्योंकि मैं अपने आसपास ये देख तो रहा हूँ लेकिन अब सहा नहीं जा रहा है। बिल्कुल। सो ऐसा कुछ रियल लाइफ इंसिडेंट आपने एक्सपीरियंस किया, देखा अपने आसपास? ये चौरक रिलेटेड? हाँ, चौरक रिलेटेड, हाँ। मैं मेरी कई जर्नलिस्ट दोस्तों को जानता हूँ जो हाथरस का ये घटना कवर किए हैं। और बचपन से मैं नॉर्थ बंगाल से हूँ, वहाँ पे चौरक बहुत बड़ा फेस्टिवल है। हमने अपने आंखों से देखा ये सब, वो डेड बॉडी की कैनिबलिज्म, डेड बॉडी की फ्लेश खाने का, उसकी खून पीने का, ये सब चीज़ें हमने बचपन से देखा। और शुक्र है कि मैं उसमें ढल नहीं गया, मैं रिबेल बना। लेकिन इसकी इम्पैक्ट हमारी सोसाइटी में अभी भी है। एक बच्चे को, एक कपल को बच्चा नहीं हो रहा है तो एट ए पॉइंट ऑफ टाइम उनकी दिमाग में होता है कि कोई तांत्रिक बाबा ने बोला था और एक बच्चे को बोली दे दो तो तुम्हारे बच्चा होगा। तो इस तरह की समाज में तो हम रहते हैं, और ये कोई ऐसा ऑब्सक्योर इंसिडेंट्स नहीं है, ये होता है। और दैट इज द रीजन कितने सारे बाबाएं आज जेल में है, आप देखे होंगे। हाँ, तो है तो मतलब बड़ी वरीसम, बहुत सेंसिटिव है सब्जेक्ट, क्योंकि विश्वास ये हमारी देश की, हमारी परंपरा है। विश्वास एक ऐसा चीज़ है जो हर इंसान कैरी फॉरवर्ड करते हैं। आज भी हम साइंस को, टेक्नोलॉजी को हमारी शर्ट की तरह यूज़ करते हैं। जब ज़रूरत पड़े तो पहन लिया, जब ज़रूरत नहीं पड़े तो रहने दिया। वही लड़कियां जो नासा में हवा, ये क्या बोलते हैं, सैटेलाइट उड़ाने जाएंगे, वही लड़कियां आके मेल सवर्निस्टिक बातें को मेल डोमिनेटेड दुनिया में कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे। इस तरह की डायकोटॉमी उस हद तक
चलता है या एक्सेप्टेड है जब तक आपकी घर की दरवाजा में नॉक ना करे। बिल्कुल सर, लेकिन ऐसे जो मुद्दे होते हैं ना, ये चैलेंजिंग होते हैं, हमने इस बारे में पहले भी बात करी। सो आपको इस चीज़ का डर नहीं सताता कि यार एक फिल्म मैंने बनाई, उस पर इतना बैकलैश मिला, इतने सारे कोर्ट केसेस आ गए, फिर मैंने दूसरी एक फिल्म बनाई, उस पर भी इतना हंगामा हो गया, लोगों ने उस पर भी बहुत ज़्यादा चीज़ें बोल दी, मेरे को बहुत सारी चीज़ें बोली, अब मैं तीसरी फिल्म बना रहा हूँ, उस पर नहीं, भी मुझे तो लगता है कि मुझे लोग सीरियसली लेने लगे। मतलब जब स्ट्रगल करते थे मुझे लोग सीरियसली नहीं लेता था। इस तरह की फिल्म बनाने जब से मैंने डिसाइड किया कि मैं आम लोगों की, नॉर्मल कॉमन ह्यूमन बीइंग की स्टोरी बोलूँगा, तो तब से मुझे सीरियसली लेने लगे। आप सोचिए, केरला स्टोरी 2023 में बना था, जी, आप जाके 2026 में केरला स्टोरी 2 आया। इससे पहले तक ऐसा एक सिनेमा केरला स्टोरी था जो 2 साल रिलीज की 2 साल के बाद भी लोग उसको चर्चा करते थे। और इंटरव्यू से पहले आपसे भी उसी को लेके बात हो रहा था। डेफिनेटली। तो बात यह है कि लोग सिनेमा को सीरियसली तो लिया है, और जिस लेवल पे इसकी सक्सेस हुई है, कम से कम ओटीटी मिला के कम से कम 20 करोड़ लोग इस फिल्म को देखा है। बिल्कुल डेफिनेटली लोगों को, किसी को टेक्निकली फिल्म को ख़राब लगेगा, किसी को लगेगा कि इसकी स्क्रिप्ट और अच्छा हो सकता था, इसकी कैमरा अच्छा हो सकता था, अलग अलग ओपिनियन होगा। ओपिनियन कुछ भी हो, इसके कंटेंट को लेके लोग सीरियसली इस सब के बात करने लगे, एंड दैट इज़ द रीज़न विपुल जी को लगा कि पार्ट 2 बनाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आप इसको मतलब कारपेट के नीचे ब्रश अप तो नहीं कर सकते, आप इसको सीरियसली लेना पड़ेगा। क्योंकि अगर सब्जेक्ट रियल है, अगर इश्यूज रियल है, ये लोगों को, और अपने टेक्निकली राइट ट्रीटमेंट की है फिल्म के साथ, अब यू हैव डन जस्टिस विद द फिल्म, देन लोग सीरियसली इसको लेगा। कितनी बिलीवेबल आप करके उनके सामने पेश करेंगे। दैट इज द रीजन आई ऑलवेज ट्राई टू बी ऑनेस्ट विथ माई विजुअल्स ऑल्सो। यहाँ पे कुछ दिल दहलाने वाली चीज़ें आप देखने को मिलेगा। बिलीव मी, वो सारे ओरिजिनल लोकेशन में ओरिजिनल फुटेज है। ओके, मैं उसको VFX में बनाए नहीं वो सारे, ये जो छेद करना और ये सब जो भी आप हमने इसमें देखेंगे, ट्रेलर में देखा। ये रियल लाइफ, रियल इंसिडेंट्स में शूट की, रियल चौरक में शूट की है। मैंने कोई VFX नहीं की। सर अभी आपने केरला स्टोरी 2 का जिक्र किया, अभी वी नो इट हैज हिट द थिएटर्स, आपने देखी? नहीं देखा, नहीं टाइम देखी, नहीं मिला। ठीक है। अभी तो आप खुद अपनी फिल्म की रिलीज के साथ बिजी हाँ, हैं, लेकिन आपने एक स्टेटमेंट जरूर दी थी कि मैं व्हाट्सएप फॉरवर्डेड से एक फिल्म नहीं बना सकता। ट्रू है ना, क्योंकि मैं केरला स्टोरी के लिए ऑलमोस्ट 10 साल काम किए हैं, 8 साल तो मिनिमम। और मुझे इस सब्जेक्ट को, ये सब्जेक्ट थोड़ा डिफिकल्ट सब्जेक्ट भी है, क्योंकि सेंसिटिव है, जी। इंसान की जिंदगी से जुड़े हुए है, और इसमें कोई मैं फ्रिवोलस बातें नहीं कर सकता था। तो मैंने 8-10 साल की मेहनत है इसमें। जब ये डिसीजन हुआ कि केरला स्टोरी 2 केरला के ऊपर नहीं होगा, साथ में राजस्थान मध्य प्रदेश का कहानी होगा, जी, तो मुझे मतलब राजस्थान मध्य प्रदेश के जानकारी नहीं था। न्यूज़पेपर में पढ़ते थे कि ऐसे इंसिडेंट्स हुई, या व्हाट्सएप में भेजते थे लोगों ने, लेकिन उसके नॉलेज के बेसिस पे मैं नहीं कर सकता था, मुझे एक एक्सटेंसिव रिसर्च करना था। तो दैट इज, विपुल जी वाज इंसिस्टेंट कि मैं ये फिल्म बनाऊं, लेकिन आई डिसाइडेड टू मूव ऑन। ओके, मुझे चरक की कहानी बोलना था, मुझे और भी 2-4 फिल्म बनानी है, बोलना है। तो अच्छा है कि एक न्यू सेटअप, पीपल एक फ्रेश आइडिया लेके आएगा। मैंने फिल्म नहीं देखा, अगर देख लूंगा तो आपको बता दूंगा मेरा क्या ठीक है। रिएक्शन। अभी आपने एक लाइन बोली कि मैं अभी चरक पे ध्यान दे रहा हूँ और उसके साथ साथ 2-3 और कहानियां मुझे सुनानी है। तो क्या ये 2-3 और कहानियां लोगों को उतनी ही पसंद आने वाली है? मुझे तो लगता है कि ये भी दिल दहलाने वाली होगा, क्योंकि ऐसे कुछ मुद्दे पे मैं काम कर रहा हूँ जो
मुझे बहुत दिन से डिस्टर्ब कर रहा है। तो अगर फिल्म बनाऊं तो लोगों को डिस्टर्ब तो करेगा। उसके बारे में अभी आप कोई जानकारी नहीं मतलब फिल्म के ये चरक रिलीज हो जाए उसके बाद बात करेंगे। ठीक है सर, लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं यही कहना चाहूंगी, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आई होप हम जल्दी दोबारा मिलें आफ्टर चरक की रिलीज और उसके बारे में और ज्यादा बात करें, बिकॉज आई एम वेरी ईगर टू नो अबाउट दिस थिंग। ये देखिएगा चरक, और मेरे आपकी चैनल के जरिए लोगों को बोलना है, चरक जैसा फिल्म देखना चाहिए। इसलिए नहीं कि मेरी फिल्म है, बट ये देखना इसलिए चाहिए, ये हमारी जिंदगी से जुड़े हुए हैं जी। और ये कोई पॉलिटिकल मुद्दा है, ना कोई पॉलिसी लेवल की मुद्दा है, ये हमारी एजुकेशन के साथ, हमारी रोज की जिंदगी के साथ जुड़ी हुई है। ये फिल्म हर इंसान को देखना चाहिए कि हमें ये दिशा वो होगा कि हमें कौन सी रास्ता चुनना है लाइफ में। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू सो मच सर।